तो जय हिंद दोस्तों, आपके अपने चैनल यस की हम स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर है। यहाँ पर देखिए हम बात क्या करने वाले हैं। यदि आप रसायन विज्ञान की तैयारी कर रहे हैं और 2023 बोर्ड किसकी 2023 बोर्ड यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से हम बताने का प्रयास करेंगे और समझाने का भी प्रयास करेंगे। जो भी चीज़ें रहेंगी आपके सामने रहेंगी मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप चैनल पर नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दें। यहाँ पर देखिए हम बात क्या करने वाले हैं, चैप्टर 1 से लेकर 3 तक के उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे जो आपके एग्ज़ाम यूपी बोर्ड में 2023 में आने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इन प्रश्नों को बहुत ही एनालिसिस करके आपके सामने प्रस्तुत करना पड़ता है, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हम 95% यही प्रश्न आने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, यही आएंगे और आशा करते हैं कि आपके लिए एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा। और साथ ही साथ इसकी पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। पीडीएफ देखिए आपको कहाँ मिलेगी। पीडीएफ आपको मिलने वाली है यस की हम स्टडी टेलीग्राम चैनल पर। कहाँ पर? यस की हम स्टडी टेलीग्राम चैनल पर। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को हमने इसीलिए लिया है ताकि आपके एग्जाम में कोई दिक्कत न आए। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न आपको अच्छी तरीके से पढ़ने होंगे और आपको अच्छी तरीके से समझने भी होंगे। जो चीज़ें इसमें कह रही हैं उन चीज़ों को अच्छी तरीके से पढ़ना होगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको लाइफ में कुछ आगे करना है तो आपको चीज़ों को समझना बहुत ही आवश्यक है, रटना नहीं है आपको। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्रिस्टलीय ठोसों का अंतर। क्या? क्रिस्टलीय ठोसों का अंतर। हमने आपको सभी प्रकार के ठोस पढ़ाए हुए हैं। ठीक है, तो वो ठोसों को आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। ठीक है, तो क्रिस्टलीय ठोसों का अंतर आणविक बलों के आधार पर वर्गीकरण कीजिए। हर वर्ग का एक उदाहरण दीजिए। कहने का मतलब जो क्रिस्टलीय ठोस हैं, ठीक है, क्रिस्टलीय ठोसों का अंतर हमें देना है। क्या देना है? अंतर देना है। और आणविक बलों के आधार पर, कौन से बल? जो उनके आणविक बल है, जो उनके अंदर जो अणु उपस्थित है, उनके बीच जो बल लग रहा है तो उनके आधार पर वर्गीकरण कीजिए। हर वर्ग का एक उदाहरण दीजिए। हर वर्ग का आपको एक उदाहरण देना होगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। चलिए हम आपको समझाते हैं। यहाँ पर देखिए अंतराणुक आकर्षण बल के आधार पर, किसके आधार पर? अंतराणुक आकर्षण बल के आधार पर ठोसों को निम्न 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। अगर हम अंतराणुक आकर्षण बल की बात करें, जो अंदर की ओर अणुओं के बीच में लग रहा है, तो उसकी हम बात करें तो अंतराणुक आकर्षण बल के आधार पर ठोसों को निम्न 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन से? पहला हमारा आता है आणविक ठोस। ठीक है, क्या आता है? आणविक ठोस, जिसे आप क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। ठीक है, तो उदाहरण के तौर पर अगर इसमें आप देखेंगे तो आयोडीन, आयोडीन में क्या होता है? आणविक ठोस है एक तरीके से। ठीक है, सल्फर, सल्फर, सफेद फास्फोरस आदि, ये सब हमारे क्या है? आणविक ठोस के रूप में आते हैं। उसके बाद आता है हमारा आयनिक ठोस। क्या आता है? आयनिक ठोस, आयनिक सॉलिड्स। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट आदि क्या होते हैं? हमारे आयनिक ठोस होते हैं। ठीक है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी है। उसके बाद अगला आता है हमारा धात्विक ठोस आता है, जिसे आप क्या कहते हैं? मेटेलिक सॉलिड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटेलिक सॉलिड्स कहते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर देखेंगे तो सोना, चांदी, तांबा आदि जो आयन को उत्पन्न करते हैं एक तरीके से। ठीक है, सहसंयोजक कोवैलेंट सॉलिड्स। क्या है? सहसंयोजक ठोस, जिसे आप क्या कहते हैं? कोवैलेंट सॉलिड्स कहते हैं। उदाहरण के तौर जैसे हीरा, ग्रेफाइट, सिलिका आदि। ठीक है, तो ये हमारे किस में आते हैं? कोवैलेंट सॉलिड्स में आते हैं। चलिए आगे आगे प्रश्नों को पढ़ते हैं। अगला देखिए एफ केंद्र क्या है? एफ केंद्र क्या होता है? चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो वह स्थान जहां, क्या? वह स्थान जहां ऋण आयन रिक्तिका में, किसमें? ऋण आयन रिक्तिका में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, एफ केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है? एफ केंद्र कहलाता है। जहां, कहां पर? वह स्थान जहां ऋण आयन रिक्तिका में, किसमें? ऋण आयन रिक्तिका में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, एफ केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है? एफ केंद्र कहलाता है। ठीक है, तो जहां पर क्या होता है कि ऋण आयन रिक्तिका में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? एफ केंद्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आयनिक ठोस तथा धात्विक ठोस में अंतर क्या होता है? आपको
ठोस जानते होंगे, आयनिक ठोस और धात्विक ठोस। तो आयनिक ठोस और धात्विक ठोस में अंतर क्या होता है, चलिए हम आपको समझाते हैं। इधर आपको लिख देना है आयनिक ठोस, इधर लिख देना है धात्विक ठोस। तो पहला देखिए क्या है, इन ठोसों के जो ठोस होते हैं, इन ठोसों के अवयवी कण जो क्या होते हैं, आयन होते हैं। अगर आयनिक ठोस की बात करते हैं, जो उनके अवयवी कण होंगे, जाहिर सी बात है क्या होंगे, आयन होंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है आपके लिए। इन ठोसों के अवयवी कण धन आवेशित धातु आयन और मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। धन आवेशित जो धात्विक ठोस होता है उसमें आप देखते होंगे प्लस निकलता होगा, तो उसमें क्या होता है कि इन ठोसों में अवयवी कण जो होते हैं धन आवेशित धातु आयन और मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, दूसरा नंबर की बात करेंगे तो इन ठोसों का निर्माण, जो ठोस होते हैं इन ठोसों का निर्माण धन आयनों तथा ऋण आयनों के त्रिविमीय, क्या इन ठोसों का निर्माण कैसे होता है, धन आयनों तथा ऋण आयनों के त्रिविमीय विन्यासों में। किसमें, त्रिविमीय विन्यासों में प्रबल स्थिर वैद्युत बलों से, किससे, प्रबल स्थिर वैद्युत बलों से बंधने पर होता है। ठीक है, किस पर होता है, प्रबल वैद्युत बलों से बंधने पर होता है। ठीक है, इनका निर्माण क्या होता है, इनका निर्माण धातु परमाणुओं से होता है। किससे होता है, इनका निर्माण किससे होता है, धातु परमाणुओं से होता है। धातु परमाणुओं की जो आयनन ऊर्जा होती है निम्न होती है, क्या होती है, निम्न होती है। इसलिए वे आसानी से संयोजी इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाते हैं। क्या कहते हैं, आसानी से संयोजी इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धन आयन बनाते हैं। ठीक है, अगला देखिए, ये ठोस जो होते हैं कठोर तथा भंगुर होते हैं। कठोर भी होते हैं और भंगुर भी होते हैं, बहुत जल्दी टूट भी जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के जो ठोस हैं आपको समझ जाना होगा। ये ठोस क्या होते हैं, कठोर तथा भंगुर होते हैं। ये ठोस क्या होते हैं, कठोर परंतु अत्यधिक आघात वर्धनीय तन्य होते हैं। क्या होते हैं, ठोस जो होते हैं अत्यधिक मतलब ये ठोस जो होते हैं कठोर एवं परंतु अत्यधिक आघात वर्धनीय तन्य होते हैं। ठीक है, चौथे नंबर की बात करेंगे तो इन ठोसों के जो गलनांक हैं क्या है, इन ठोसों के गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होते हैं। जो ठोसों के जो गलनांक तथा क्वथनांक हैं क्या होते हैं, उच्च होते हैं। ठीक है, अधिकांश धातुओं के गलनांक जो होते हैं तथा घनत्व उच्च होते हैं। जो अधिकांश धातुओं के गलनांक तथा घनत्व होते हैं वो क्या होते हैं, उच्च होते हैं। तो आई होप आपको अच्छी तरीके से इनके अंतर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो इसको अच्छी तरीके से आपको पढ़ना होगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, राउल्ट का वाष्प दाब अवनमन नियम लिखिए। किसका, राउल्ट का वाष्प दाब अवनमन लिखिए, इसकी सीमाएं भी लिखिए। ठीक है, तो राउल्ट का वाष्प दाब नियम क्या होता है, इसकी अवनमन लिखिए, अवनमन का नियम भी लिखना है, वाष्प दाब का अवनमन का नियम, और इसकी सीमाएं क्या क्या होती हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए इसी तरीके से एक प्रश्न और पूछा जाता है या के रूप में, राउल्ट के नियम को परिभाषित कीजिए तथा उसकी सीमाएं भी लिखिए। सीमाएं भी आपको यहाँ पर लिखना, इस तरीके से भी पूछता है। चलिए हम आपको बताते हैं। तो क्या होगा, राउल्ट के नियम के अनुसार, तो राउल्ट के नियम के अनुसार देखिए क्या होगा, किसी विलयन के, मान लीजिए कोई विलयन है, विलयन आप सभी लोग जानते हैं जिसमें हम किसी चीज को आसानी से घोल सकें आसानी से। ठीक है, या जो चीज अपने अंदर किसी चीज को घोल सके, के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय, क्या, आपेक्षिक अवनमन विलेय पदार्थ के मोल प्रभास के बराबर होता है। किसके, मोल प्रभास के बराबर होता है। कहने का मतलब किसी विलयन के वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन विलेय पदार्थ के मोल प्रभास के क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि P माइनस पी एस अपान पी बराबर N1 अपान N1 प्लस N2। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो P माइनस पी एस, अभी आपको सारी चीज़ों को बताएंगे क्या क्या हैं ये। तो अपान P बराबर N1 अपान N1 प्लस N2, जहाँ P तथा PS क्या है, विलायक तथा विलयन का वाष्प दाब है। क्या है, ध्यान दीजिएगा, जो P तथा PS हैं विलायक, पहला क्या है विलायक, दूसरा क्या है विलयन का क्या है, वाष्प दाब है। क्या है, वाष्प दाब है। और हम बात करेंगे N1 तथा N2 की, तो ये क्या है, विलेय तथा विलायक के ग्राम अणुओं की संख्या है। यही चीज सारी दी गई है, तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ जाना है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। चलिए सीमाओं की बात कर लेते हैं। सीमाएं देखिए क्या क्या है, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो राउल्ट का नियम तनु विलयनों पर लागू होता है। जो राउल्ट का नियम है किस पर लागू होगा, तनु विलयनों पर लागू होता है। सांद्र विलयन राउल्ट के नियम से विचलन प्रदर्शित करते हैं। जो
तनु विलयन होते हैं, जो विलयन पतले होते हैं एक तरीके से, उनकी बात करता है राउल्ट का नियम। यदि हम सांद्र विलयन ले लेते हैं तो जो उसका विचलन है, जो इसका विचलन है प्रदर्शित होता है, विचलन प्रदर्शित करते हैं, यानी कि रीडिंग जो है वह गलत देता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको भी समझना होगा। दूसरे नंबर की बात करेंगे, यह नियम केवल अवाष्पशील पदार्थों के विलयनों पर लागू होता है। किस पर? जो नियम है, यह नियम केवल किस पर? अवाष्पशील पदार्थों के विलयनों पर लागू होता है। ठीक है, तीसरे नंबर की बात करेंगे तो वैद्युत अपघट्यों के विलयनों पर। किस पर? वैद्युत अपघट्यों के विलयनों पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता। जो वैद्युत अपघट्य के विलयन है, इस पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला देखिए, जो पदार्थ विलयनों में संगुणित हो जाते हैं, ऐसे पदार्थ जो विलयनों में क्या हो जाते हैं? संगुणित हो जाते हैं, उन पदार्थों के विलयन भी राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। यानी जो पदार्थ क्या होते हैं? संगुणित हो जाते हैं। ठीक है, इकट्ठा एक जगह से क्या होते हैं? इकट्ठा हो जाते हैं, वो पदार्थ के विलयन भी राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, परासरण दाब को परिभाषित कीजिए। परासरण दाब और विलेय के मोलर द्रव्यमान में संबंध की स्थापित कीजिए। कहने का मतलब परासरण दाब को परिभाषित करना है, उसके साथ ही साथ परासरण दाब और विलेय के मोलर द्रव्यमान में संबंध भी स्थापित करना है हमको। तो किसी विलयन का जो परासरण दाब है उस बाह्य दाब के बराबर माना जाता है। किसके? बाह्य दाब के बराबर माना जाता है, जिसे विलयन पर आरोपित करने पर। किस पर? जिसे विलयन पर आरोपित करने पर परासरण की प्रक्रिया रुक जाए। क्या जाए? परासरण की जो प्रक्रिया है वह रुक जाए, अर्थात एक अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर। किससे? एक अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर विलायक का विलयन में प्रवाह रुक जाए। कहने का मतलब कि जो हमारा परासरण दाब होता है बाह्य दाब के बराबर माना जाता है, जिसे विलयन पर आरोपित करने पर, अगर हम विलयन पर उसको आरोपित करते हैं तो परासरण की प्रक्रिया रुक जाती है। रुक जाए, यहाँ तक हमको क्या करना है? बाह्य दाब लगाना है या परासरण दाब लगाना है, अर्थात एक अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर विलायक का विलयन में प्रवाह रुक जाए। ठीक है, परासरण दाब और विलेय के मोलर द्रव्यमान में संबंध क्या होता है? देखिए, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी, यानी सी क्या है? कंसंट्रेशन है। अगर हम इसकी बात करें तो ये किस पर होगा? प्रोपोर्शनल होगा। जब हमारा ताप क्या होगा? स्थिर रख दें हम, तो हमारा जो कंसंट्रेशन है वो अनुक्रमानुपाती होगा। ठीक है, और अगर हम क्या सांद्रण स्थिर कर दें, सांद्रण स्थिर कर देते हैं, तो जो टेम्परेचर है वो किसके अनुक्रमानुपाती होगा? ताप के अनुक्रमानुपाती होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको हम बता दें। तो चलिए हम आपको अच्छी तरीके से समझाते हैं। तो उपरोक्त दोनों समीकरण से अगर हम इन दोनों समीकरणों को जोड़ दें तो देखिए क्या होगा? पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी टी। ठीक है, तो यहाँ से पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी आर टी। क्या हो जाएगा? सी आर टी। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे प्रोपोर्शनल नहीं लेगा क्योंकि यहाँ पर बराबर करेंगे तो आर आता है हमारा। ठीक है, तो इसी तरीके से बराबर करने की वजह से यहाँ पर आर आया हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पर पाई इज इक्वल टू सी आर टी हो जाएगा। आर क्या है? एक स्थिरांक है, नियतांक है। ठीक है, उसके बाद आर एक स्थिरांक है जिसे विलयन स्थिरांक कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? विलयन स्थिरांक कहा जाता है। तो सी इक्वल टू क्या होता है? एन आई वी होता है, एन बाई वी होता है, या डब्ल्यू बी अपान एम बी इंटू वी। तो यहाँ से इसका मान यहाँ पुटअप करेंगे तो डब्ल्यू बी इंटू आर टी अपान एम बी इंटू वी, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विशिष्ट चालकता। क्या? विशिष्ट चालकता से क्या तात्पर्य है? इसका मात्रक क्या होता है? जो विशिष्ट चालकता होती है इससे क्या तात्पर्य है और इसका मात्रक क्या होता है? तो किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, ठीक, किसके कहते हैं? किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस चालक की विशिष्ट चालकता या केवल चालकता कहते हैं। ठीक है, इसे ग्रीक अक्षर कप्पा से निरूपित किया जाता है। K इक्वल टू 1/ρ। यानी अगर हम आपको बता दें तो किसी, देखिए ध्यान दीजिएगा, विशिष्ट चालकता किससे कहते हैं, इसका तात्पर्य क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है? तो किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, क्या? किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस चालक की विशिष्ट चालकता या केवल चालकता कहते हैं। ठीक है, इसे ग्रीक अक्षर कप्पा से निरूपित किया
जाता है, यानी कप्पा के इक्वल टू 1/रो। ठीक है, यानी विशिष्ट चालकता के मात्रक ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, क्या होता है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स या ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स या यानी कि यह सेमी इनवर्स, ये आपका हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको प्रश्न पसंद आते हैं, आपको वीडियो पसंद आते हैं, आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए